मैं आपका प्यारा सा भैया, छोटा सा भैया, कृष्ण कन्हैया, आदित्य भैया। सीरीज का नाम तो वार ही है, लेकिन कहते हैं कि पंडित प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। ऐसे कुछ था कि, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि हम संबंध का सम्मान करते रहेंगे। मकसद है मिसाल ए हूर हो जाना। अब कौन समझाए इन पागल लड़कियों को। जीता देखा गया उसको सबके अंदर, यानी जर्मनी के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना। तुम भी हो मैं भी हूं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका प्यारा सा भैया, छोटा सा भैया, कृष्ण कन्हैया, आदित्य भैया। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अभी तो बच्चे ही होंगे। तो आज हम आ गए हैं एक नई सीरीज लेकर के। सीरीज का नाम तो वार ही है, लेकिन एक नई लड़ाई के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। आपके भैया ने इसकी शुरुआत की, आप जितेंद्र भैया ने इसकी शुरुआत की और उसी कड़ी में हम आगे आपके सामने आ चुके हैं। देखिए, ज्यादा बात नहीं करेंगे, दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे। इस वीडियो में क्या होगा, इस पूरे वीडियो में जितने भी, देखिए चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर्स को क्लियर कराया जाएगा, पूरा सिलेबस, वो भी एसएसटी का ही नहीं, पूरा ऑल टोटल जितना सब्जेक्ट होगा, यानी 6 के 6 सब्जेक्ट हाई स्कूल के 6 सब्जेक्ट का पूरा। जैसे मान लीजिए ये एसएसटी का है और एसएसटी का ये यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर है। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% आने की जिनकी संभावना है, कितनी 99% जिनकी आने की संभावना है। मजा नहीं आ रहा इसमें कुछ। अब आते हैं अपने असली अंदाज में। चलिए, फ्लेक्स था, कोई बात नहीं। तो 99% इसकी आने की संभावना है कहां पर, आपके बोर्ड एग्जाम। अगर ना आया इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया, इससे रिलेटेड अगर ये नहीं आता तो इसको घुमा फिरा कर, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाएगा इसी में से। अगर ना आया इससे रिलेटेड तो पढ़ाना बंद कर दें। पूरे दावे के साथ यहां पर ठोक कहते हैं, अगर ना आया तो पढ़ाना बंद कर देंगे। इसलिए पूरे भरोसे के साथ आप लोग हमसे जुड़िए और आपको दिखाते हैं बाबू साहेब, आपको दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, फिल्म दिखाते हैं तेरे इश्क में। कहते हैं कि पंडित प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। तो पंडित बोर्ड के एग्जाम में मृत्यु हो जाएगी अगर सही नंबर नहीं आएगा। मृत्यु कैसे होगी, तुम्हारा नंबर आता है 55%, 56%। पापा जी बढ़िया सब आते हैं ड्यूटी से और जूते में पॉलिश करा के आ रहे हैं और जूता आपके मुंह पर मारते हैं, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान पूर्वक, बस पूरे इसी जितना वीडियो, इसी वीडियो को आप देख लेंगे। इसके बाहरी चैप्टर में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। न टिक वाला यानी नो ऑप्शन पढ़ना है, न तिलघु पढ़ना है, न लघु उत्तरी पढ़ना है, कोई भी नहीं पढ़ना है। और यूपी बोर्ड, सीए बोर्ड, कोई भी बोर्ड, जितनी भी बोर्ड होंगे, सारे बोर्डों के लिए क्वेश्चन हमारा रहेगा। बस अब ज्यादा बात नहीं कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे। और एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर आनी चाहिए और कमेंट में भी आनी चाहिए। इसे देखो मेरे चेहरे पर है मेरे चेहरे पर तो वो जो मुस्कान थी वो बनावटी थी, लेकिन आपके अंदर बढ़िया सी मुस्कान चाहिए मुझको देख करके, इतने सुंदर से लड़की को देख करके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है। कहते हैं कि जब कोई छींक देता है तो अब शगुन हो जाता है। इसीलिए हमने पहला क्वेश्चन इसमें रखा है कि देखते हैं क्या आप शगुन होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि जब 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 दिल के पास, आहा, कि जब फ्रांस छींकता है। कौन छींकता है, फ्रांस। फ्रांस एक देश है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में, पूरे यूरोप में क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये भैया कह रहे हैं कि जब फ्रांस छींकता है क्या करता है, हमारी फ्रांस में, फ्रांस अच्छी चश्मा बाहर, पूरा नाक वाक बाहर। लड़कियां तो क्या करती है, बगल से चाट भी लेती है थोड़ा सा करके। तो जब फ्रांस छींकता है, वैसे ही जब फ्रांस छींकता है तो जितना पूरा यूरोप महाद्वीप है उसमें सबको क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है जी। क्या हो जाता है, सर्दी
जुकाम हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं जी, तो मैं ये बोल रहा हूं जी कि इस कथन को यानी इस बात को किसने कहा था जी, किसने कहा था, किसने कहा था? अब उधर याद मत करने लगा कि अरे उसने भी तो कुछ कहा था, तो उसको छोड़िए, इधर आइए। तो कह रहे हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है? मैटरनिक का है, बिस्मार्क का है, लुई फिलिप का है, नेपोलियन का है। ड्यूक मैटरनिक का है, ऑटो वान बिस्मार्क का है, लुई फिलिप का है, नेपोलियन बोनापार्ट का है। तो आप लोग बताइए, हम क्यों बताएं? हम क्यों बताएं? आप बताएंगे तो आप लोग कहें कि आप क्या मुझको देखने के लिए हैं? तो देखने के लिए नहीं है। देखिए हम इसका आंसर बताते हैं एकदम प्यारे तरीके से। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ये स्टेटमेंट कही गई थी, और ये उस समय की थी जब यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, तब की बात थी। तो ऑप्शन एक है मैटरनिक, बिस्मार्क, लुई फिलिप और नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ड्यूक मैटरनिक। क्या हो जाएगा? ड्यूक मैटरनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? ड्यूक मैटरनिक का है। 7 करोड़ 7 करोड़ तो नहीं जीते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूक मैटरनिक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मजा आ रही होगी। मजा आ रही कि नहीं मजा आ रही? मजा लेने आए हो? मजा लेने आए हो? कोई बात नहीं, मजा ही ले लो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? संबंध, कि हम संबंध का सम्मान करते रहेंगे। ऐसा था एक शायरी, याद नहीं आ रही, कि हम संबंध का सम्मान करते रहेंगे, प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया कोई उसे और। हाँ? कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया, कोई उसको प्रेम की चादर कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रहेंगे। हाँ हाँ, याद आ गया। ऐसे कुछ था कि, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि हम संबंध का सम्मान करते रहेंगे, प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया कोई उसे और हम भोले बने विस्मान करते रहे। सारी क्लियर तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत याद थी तो सुमन सुना। तो नेपोलियन जो थे हमारे, नेपोलियन प्यारे से थे, वो तो बहुत महाराजा थे। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? आप लोग बताइए, हम तो बता ही देते हैं, हम तो बड़ी स्मार्ट हैं ही। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, हमारे जर्मनी से था, इंग्लैंड से था, ऑस्ट्रिया से था। वो लंदन 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 होगा नहीं। तो नेपोलियन का संबंध जो था, किसका संबंध? हमारे नेपोलियन साहब का जो संबंध था वो फ्रांस से था। कहां से था? फ्रांस से। किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में होता है? इटली में है, ये इटली इधर बटा, एक इधर बटा, एक इधर बटा, एक इधर बटा, 4-5 कई जगह से इटली बटा हुआ था। अब उसको एक करने की बात आती है, तो एक करने के लिए कोई एक इंसान जो होता है वो सामने आता है, वो नेतृत्व करता है सेना का, हाजिर हूं ऐसे नेतृत्व करता है। तो वो कौन सा व्यक्ति था जो इटली के एकीकरण में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा था, यानी वो नेतृत्व कर रहा था? तो गैरीबाल्डी था, बिस्मार्क था, नेपोलियन था, विलियम प्रथम था। आप लोग बताइए कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। देखो मुझे तो क्लियर है, सारी चीजें तो बचपन से ही है, तो कृपया करके मैं आपको एक सोच रहा था सारी सुनेंगे, तब तक आप इसका आंसर दीजिए। लाख खुलो। हाँ, तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? विलियम प्रथम के नेतृत्व में। नेपोलियन के नेतृत्व में। बिस्मार्क के नेतृत्व में। बिस्मार्क के नेतृत्व में। तो बचा कौन? बचा कौन? बचा कौन? बचे हमारे गैरीबाल्डी। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? गैरीबाल्डी। किसके नेतृत्व में? गैरीबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। हाँ, तो सीधे सॉरी वेट कराने के लिए, लेकिन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो मीठे सब्र में एक प्यारी सी शायरी, एक नए अंदाज में, आपके भैया की जो फेवरेट शायरी है,
वो आपको सुना देते हैं। और ये प्यारी प्यारी हमारी बहनों के लिए, छोटी बहनों के लिए, बड़ी दीदियों के लिए है। एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे, पढ़ने के लिए वीडियो भेजें या ना भेजें, लेकिन इस शायरी को जरूर भेजें अपनी दीदी के पास। क्लिप काटिए, क्लिप काट निकालिए, वैसे तो मैं खुद ही क्लिप कटवाऊंगा और बढ़िया सी भेजिएगा, देखिएगा। अब जो भाई देख रहे हैं किसी बहन के, तो उनके पास भेजिए। और अगर गुस्सा आएगी तो भाई मारना मत मुझे, दीदियों गाली मत देना, बस प्यारी सी शायरी सुनिएगा। कि चली जाती है शान से ब्यूटी पार्लर में यूं, कि चली जाती है शान से ब्यूटी पार्लर में यूं, उनका मकसद है मिसाल ए हूर हो जाना। कि चली जाती है शान से ब्यूटी पार्लर में यूं, उनका मकसद है मिसाल ए हूर हो जाना। अब कौन समझाए इन पागल लड़कियों को, मुमकिन नहीं किसमिस का अंगूर हो जाना। कितना भी मेकअप कर लीजिए, कितना भी मेकअप कर लीजिए, जब नहाएंगी मोहना को धुलेंगी, ऐसे पनिया मारेंगी इसमें, सब धुल जाएगा, बहरवा हो जाएगा, तब तो फिर आप मंदरिया दिखने ही लगेंगी। तो मेकअप करने की जरूरत नहीं है। कितना भी मिसाल हो जाने को सोचिए, लेकिन किसमिस अंगूर नहीं बन सकता है। शायरी तो बहुत बढ़िया रही होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर शायरियां सुनाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वाशिंगटन में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रिया में। आप इसका राइट आंसर देंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में और ऑस्ट्रिया में। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चियों, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों और प्यारा प्यारा आपका भैया, भैया तो नहीं बताएगा, आप लोग बताएंगे कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रिया में। बताइए जी, नहीं आ रहा, कहां से आएगा? पढ़ना लिखना तो है नहीं, दिन भर चलानी है रील, और उसको देख करके आप लोग करते हैं फील। क्या फील करते हैं पता नहीं, सैड फील कर रहे हैं। कोई कैसा, कोई ब्रेकअप के, कोई दर्द में घुसा हुआ है, कोई मोटिवेशनल रील देख रहा है, कोई कॉमेडी वाली रील देख रहा है, और मेरे जैसा बंदा रिसर्च कर रहा है कि यूपी बोर्ड में क्या पढ़ाया जाए कि वही आए, वही एग्जाम में आए, वैसा सेम आए, उससे बाहर ना जाए। तो सबका अपना अपना अंदाज है, लेकिन थोड़ा पढ़ भी लीजिए। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो है हमारा न्यूयॉर्क। कहां पर है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो है हमारा अमेरिका यूएसए में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते तुम लोग कमेंट में, तो थू है आप लोग की जिंदगी पर। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1765 में, 1789 में, 1785 में, 1786 में। 1765, 1789, 1785, 1776 में। तो बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर सिंपल सा, हम तेजी में दे देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ध्यान देना, 89 में हुई थी, 89 में हुई थी, 89 में हुई थी, 89। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की थी। किसकी? इटली का जो एकीकरण था, इटली का एकीकरण था, उसमें मुख्य भूमिका यानी उसका जो नेतृत्व था वो गैरिबाल्डी कर रहे थे। वैसे ही जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैरिबाल्डी की थी, बिस्मार्क की थी, नेपोलियन की थी, विलियम प्रथम की थी? बताइए किसकी थी? गैरिबाल्डी की थी, बिस्मार्क की थी, नेपोलियन की, विलियम प्रथम की थी। तो बताइए ना जी, क्यों नहीं बता रहे हैं? तो बताइए किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो थी, मैं बता देता हूं, प्यारा क्वेश्चन है, इसमें थी ऑटो वन बिस्मार्क की। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क जी की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सोसाइटी थी यंग इटली सोसाइटी, इसका संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी था, ऑटो वन बिस्मार्क था, काउंट काउर था, मेस्सिनी थे, या फिर मेजिनी इनका नाम था। तो यंग इटली सोसाइटी जो था, इसका संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर और मेजिनी। बताइए कौन था इसका संस्थापक?
क्यों इंतजार कर रहे हो जी मेरा? मैं तो यही हूं। अब आप बताइए, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काउर, मैथनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन था? मैथनी। मैथनी यानी मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन था? मैथनी जी थे, हमारे मेजनी जी थे। एकदम प्यारे से मेजनी, अच्छे से खासे थे। कौन थे? जिसपे मैथनी जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है दीर्घ अति लघु लघु त्री में से फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, और उससे सारे ही हैं लेकिन इससे इंपॉर्टेंट कोई नहीं हो सकता। तो चलिए इसके परिचय से शुरुआत करते हैं, फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था? तो परिचय में, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ 1789 ईस्वी में हुई थी। तो पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, देश के प्रति प्रेम था, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। तो जो भावना थी ये सबसे पहले कहां पर उभरी? तो ये हमारी कहां हुई? फ्रांस में। और कब? 1789 ईस्वी में हुई। इसमें सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ हुआ। कहां से? राजतंत्र से किस तरफ हुआ? लोकतंत्र। राजा का शासन था और किस तरफ हो गया? फिर जनता का शासन आ गया। क्रांति के समय फ्रांस के राजा लुई 16वां और उनकी रानी मैरी एंतोनियत थी। राजा थे लुई 16वां और रानी कौन थी? मैरी एंतोनियत। इस क्रांति में राजा के बास्तिल के किले को जनता के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। राजा का एक किला था, क्रांति होती है जिसमें राजा के किले को ध्वस्त कर दिया जाता है। उस किले का नाम क्या था? बास्तिल का किला। अब इसमें मांगे की तरफ बढ़ते हैं कि वहां पर क्रांति में मांगे क्या थी। लोग वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, आप लोग इसको पढ़ ही चुके होंगे, बस रिवीजन के तौर पर इसको पढ़िएगा। मांगे थी फ्रांस के लोगों की निम्नलिखित मांगे थी। फ्रांस के जो लोग थे उनकी निम्नलिखित मांगे थी। पहला था संप्रभुता को अपनाना, यानी खुद का शासन, संप्रभुता को अपनाना। दूसरा था सामूहिक पहचान विकसित करना। तीसरा यूरोप को निरंकुशता से मुक्त करना। और चौथा था राष्ट्र का गठन। देखो, पहला था संप्रभुता को अपनाना। किसको? संप्रभुता को अपनाना, यानी खुद का शासन। दूसरा था हमारा क्या था? यूरोप को निरंकुशता से मुक्त करना। तीसरा था हमारा, तीसरा कैसा देखेंगे? सामूहिक पहचान विकसित करना। चौथा था राष्ट्र का गठन। पहला क्या था? संप्रभुता को अपनाना, नहीं खुद का शासन मांगे थी ये। और दूसरा यूरोप को निरंकुशता से मुक्त करना। तीसरा सामूहिक पहचान विकसित करना। और चौथा क्या था? राष्ट्र का गठन। तो हमने बताया, क्या बताया? परिचय हमने दिया कि फ्रांस यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ 1789 ईस्वी में फ्रांस से हुई। इसमें सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ हुआ। क्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां और रानी मैरी एंतोनियत थी। इस क्रांति में राजा के बास्तिल के किले को जनता के द्वारा क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर दिया गया। मांगे भी हमने बता दी। पहली मांग थी फ्रांस के लोगों की निम्नलिखित मांग थी: संप्रभुता को अपनाना, सामूहिक पहचान विकसित करना, यूरोप को निरंकुशता से मुक्त करना और राष्ट्र का गठन करना। इतनी इनकी क्या थी? मांगे थी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये तो वही था। अब इसमें परिणाम देखेंगे। परिणाम क्या है? सॉरी पहले कारण देखेंगे। कारण, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? तो इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, सामाजिक असमानता, यानी जाति पाति में भेदभाव, ऊंच नीच करना, अमीर गरीब में भेदभाव, महिला पुरुष में भेदभाव। जो भेदभाव था उस कारण भी क्या हुई? फ्रांस की क्रांति। पहला कारण क्या था? सामाजिक असमानता, यानी जाति पाति का भेदभाव। दूसरा था निरंकुश शासन या राजतंत्र। वहां पर निरंकुश शासन था, राजा का शासन था। निरंकुश शासन मतलब था ऐसा शासन जिस पर कोई अंकुश न लगा सके, जिस पर कोई रोक न लगा सके। मान लो हम राजा हैं और हम कहते हैं कि ऐसे ही बाल कटाना है, तो लोग ऐसे ही बाल कटाएंगे। अगर नहीं कटाएंगे तो सर कलम हो जाएगा। इसको बोलते हैं निरंकुश शासन या राजतंत्र। तीसरा था भारी टैक्स ज्यादा ले रहे थे। चौथा था रानी की फिजूल खर्ची, रानी बहुत ज्यादा खर्चा करती थी। चौथा था राजा का अयोग्य होना। अब रानी की फिजूल खर्ची क्या थी बाबू? आप लोग कहेंगे रानी की फिजूल खर्ची क्या थी? रानी क्या ही खर्चा करती थी? अरे लाली, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, हर चीज क्या थी? रानी की फिजूल खर्ची थी। अब ले आती है बढ़िया सा प्राइमर पेंट और इसे पूरा पुट्टी पोतती है एकदम सफेद सफेद। अब तो भैया हो क्या गया है भैया अब औरतें जो होती हैं वो पार्लर में सीखने कम जाती, कहती है हम पार्लर खोलेंगे सीख के। उस समय पार्लरवा करने लगती हैं। अब पार्लर करके निकलती हैं एकदम सड़क पर, एकदम झंझना जाता है आदमी। बताओ आदमी करे ही क्या? बच्चा करे ही क्या? अब तुम बढ़िया सा उसको मूर्ख बनाने के लिए यंत्र लेके आए, एकदम झंझना दी हो, तो लड़का भी बहक जाता है। क्या ही कर सकते हो? तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने
चेहरे को ना खराब करें, लड़कों को ना बहकाएं, हम लोग को भी जीने दीजिए और आप भी जिए बढ़िया सा। तो रानी इसी में फिजूल खर्ची करती थी, ये था। राजा का अयोग्य होना ये भी कारण था। किसानों के साथ अत्याचार होता था, सेना के रखरखाव में कमी थी, रानी द्वारा सरकारी कार्यों में क्या किया जाता था, हस्तक्षेप। इस वजह से क्या हुई, फ्रांस की क्रांति होती है। अगले कार्य की तरफ, परिणाम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें परिणाम क्या हुआ, तो सत्ता का स्थानांतरण जो था, सत्ता जो थी, पावर जो थी, शक्ति जो थी, ये राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर हुई। यानी राजा से किस तरफ हो गई, प्रजा की तरफ हो गई। और निरंकुश शासन का अंत हो गया। लोगों के द्वारा की गई घोषणा, लोगों ने घोषणा की कि जो राष्ट्र का निर्णय लिया जाएगा अब वो जनता के द्वारा लिया जाएगा। और एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। सभी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त हुए, महिलाओं को भी छूट दिया गया और वह आप किसी प्रकार की ट्रेनिंग दे सकती थी। महिलाओं को बढ़ावा दिया गया, यानी कानून का दर्जा दिया गया, तथा जो एक सफेद और थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया, तथा सभी को समता खाने का अधिकार मिले, सभी को बराबर खाना मिलेगा, जो अमीर खाएगा वो गरीब, तथा उन सबको टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसके बाद वहां का जो राजा था वो बना हमारा, वहां का राजा कौन बना लुईस सोलहवां के बाद, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। वहां का क्या बना, सम्राट बनता है। देखो लिखा है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, देखो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वहां का क्या बना, सम्राट बन जाता है। ये रही हमारी फ्रांस की क्रांति। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आएंगे आप उसमें से लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन एकदम प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन। इटली का एकीकरण जो हुआ था उसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इटली कई राज्यों और साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। मान लो इटली है, एक इधर बिखरा है, इधर बिखरा है, इधर बिखरा है, इधर एकदम बिखरा हुआ है। अब इसको मिलाएंगे बढ़िया से, उसी क्या बोलेंगे, एकीकरण, यानी एक कर देंगे। कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन इसको क्या कर देंगे, एक कर देंगे। इटली कई राज्यों और हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। इतालवी भाषा इटली में नहीं बोली जाती थी। इटली की जो भाषा थी इतालवी, वो इटली में बोली ही नहीं जाती थी। 1830 ईस्वी के दशक में मेसनी ने इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया। कौन, जिसे मेसनी ने 1830 के दशक में इसको एकीकृत करने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। यंग इटली नामक प्रधानमंत्री, ये कानून नहीं, यहाँ पर कावूर होना चाहिए। क्या, कावूर, पूरा नाम का काउंट कावूर, काउंट कावूर। और हमने लिखे कि नहीं यहाँ सहूर, राइटिंग खराब हुई है, क्या ही कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो जो प्रधानमंत्री कावूर था, इसने राज्यों को संगठित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। और फ्रांस वाह, अब यहाँ पर भी गड़बड़ी होगी, ये होनी चाहिए सार्डिनिया। क्या, सार्डिनिया पीटमांड, सार्डिनिया पीटमांड, सार्डिनिया पीटमांड। ये सार्डिनिया पीटमांड इटली में था और फ्रांस व सार्डिनिया पीटमांड के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई। फिर आगे देखते हैं, 1869 ईस्वी में सार्डिनिया पीटमांड ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। सार्डिनिया पीटमांड जो था, यानी इटली का जो था, ये इसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया 1869 में। और गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी इसमें क्या किया, भाग लिया। और 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित किया गया। किसको, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। कब, 1861 में क्या किया गया, राजा घोषित किया गया। और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी तरीके से पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। सिंपल सी फिर से देखते हैं। इटली कई राज्यों और हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। इतालवी भाषा इटली में नहीं बोली जाती थी। 1830 ईस्वी के दशक में मेसनी ने इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया और यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। प्रधानमंत्री कावूर ने राज्यों को संगठित करने के लिए, किसने, कावूर ने आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। और फ्रांस व सार्डिनिया पीटमांड के बीच एक कूटनीतिक क्या हुई, संधि हुई। फिर 1869 ईस्वी में सार्डिनिया पीटमांड ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। और 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय यहाँ का क्या बना, राजा। और 1870 में यह प्रक्रिया पूरी तरीके से क्या हो गई, पूरी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जर्मनी कैसे हुआ, दर्द हुआ, दर्द हुआ, दर्द हुआ। भाई बहुत तेज दर्द हो रहा है, रियल बता रहे हैं हम लोग। आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है। बुखार भी है, सर पे चढ़ा हुआ है। कहो थर्मोमीटर ला के चेक करें, रेखा गुप्ता वाला एक्वामीटर नहीं, थर्मामीटर। और आप चेक कर सकते हैं, पूरी एकदम बॉडी पेन हो रही है, लेकिन तब भी हम लगे हैं। अगर हम लगे हैं, आपके लिए लगे हैं, जोश पूरे जुनून के साथ,
तो आप भी लगिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, कमेंट करिए, हमारा परिवार बढ़ना चाहिए। और आपको पूरे यूपी बोर्ड में जितने भी हम यहाँ पर वीडियो डालेंगे उसमें से बाहर नहीं आने वाला, बस इतना समझ लीजिए, इतना हम आपको पूरा गारंटी देते हैं, पूरा दावा देते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था इसकी बात करते हैं। तो जर्मनी 1848 ईस्वी में 39 राज्यों का संघ था। तो जो हमारा जो जर्मनी था वो 1848 में क्या था, 39 राज्यों का संघ था। इसने प्रमुख राज्य, जो इसमें प्रमुख राज्य थे, देखो कितने, 39 राज्यों का संघ था, जिसमें प्रमुख राज्य जो थे इसमें कौन कौन थे, ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क था और प्रसा थे। कौन कौन, जर्मनी मान लो है, इसके जो प्रमुख अंग थे वो हमारे थे ऑस्ट्रिया, जो प्रमुख राज्य थे, और दूसरा था हमारा डेनमार्क, और तीसरा क्या था, प्रसा था जी। क्या था, प्रसा था। तो जर्मनी के एकीकरण में जो, जर्मनी में जो 39 राज्यों में 39 जो हमारा जो था राज्यों का संघ था, उसमें प्रमुख कौन थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रसा। 1848 ईस्वी की बात हो रही थी। इन राज्यों की अपनी अपनी नीतियां, शासक सेनाएं थी, अलग अलग राज्य थे, उनकी सब अपनी अपनी नीतियां थी, अपनी अपनी सेनाएं थी। इसलिए जर्मनी एकीकृत राष्ट्र नहीं था। कोई पूछे जर्मनी एकीकृत राष्ट्र क्यों नहीं था, क्योंकि जो जर्मनी था 1848 ईस्वी में 39 राज्यों का संघ था, उसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, प्रसा प्रमुख थे, और उनका अपना खुद का शासन था, खुद की सेनाएं थी, खुद की नीतियां थी, इसलिए वो एकीकृत नहीं था। नेपोलियन की विजय के बाद, नेपोलियन की विजय के बाद में जो बात था, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली। तो भाई नेपोलियन जीता, राष्ट्रवाद की भावना फिर साझा क्या होने लगी, फैलने लगी। जर्मनी के लोगों में भी यह भावना क्या हो गई, प्रबल हो गई कि वे एक शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र बनेंगे। देखा नेपोलियन बढ़िया सा एकीकृत राष्ट्र बना रहा है, उसने फ्रांस को आजाद करा दिया नेपोलियन ने। तो किसने, जर्मनी के लोगों में भी ये भावना क्या हो गई, प्रबल हो गई। और ऑटोमान बिस्मार्क जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ध्यान देना, कौन, ऑटोवान बिस्मार्क, ऑटोवान बिस्मार्क, ऑटोवान बिस्मार्क जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ध्यान से देखना, हमने बताया ये 39 राज्यों का संघ था, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, प्रसा प्रमुख थे। इनकी अपनी अपनी नीति और अपना शासन था, इसलिए एकीकृत ये नहीं था। और जब नेपोलियन जीता, देखा गया उसको, सबके अंदर यानी जर्मनी के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना क्या होगी, पनपने लगी। और फिर ये इन्होंने कहा कि हम एकीकृत राष्ट्र हम भी बनेंगे। और ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का जनक माना जाता है। स्क्रीनशॉट पर इसको ले सकते हैं। अगर हम तेज बोल रहे हैं तो धीमी कर लीजिए स्पीड, धीम बोल रहे हैं तो इसको तेज कर लीजिए स्पीड, आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 वर्षों में, मतलब अगला क्वेश्चन है इसी में है, 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हुए 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। देखिए जो हमारा प्रसा था, इसके 7 वर्षों में 3 युद्ध होता है। एक ऑस्ट्रिया के साथ होता है, दूसरा हमारा फ्रांस के साथ होता है, तीसरा किसके साथ होता है, डेनमार्क। इसमें प्रसा की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और जीत होने के बाद फिर 1871 में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया था। देखो हुआ क्या था, हमने पहले भी बताया, जर्मनी कई संघ उसमें बटा हुआ था। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रसा इसके ही राज्य थे, इसके ही संघ थे। लेकिन जब लड़ाई होती है तो लड़ाई ऑस्ट्रिया से की जाती है, फ्रांस से और डेनमार्क से। और फिर प्रसा में क्या हो जाता है, जीत जाता है। 7 साल युद्ध चला था। और फिर इसके बाद 1871 में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया जाता है। इस प्रकार जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, संपूर्ण होती है। फिर से देखते हैं। जर्मनी 1848 ईस्वी में 39 राज्यों का संघ था। इसके जो प्रमुख राज्य थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रसा थे। इन राज्यों को अपनी अपनी नीतियां, शासक सेनाएं थी, इसलिए जर्मनी एकीकृत राष्ट्र नहीं था। नेपोलियन की विजय के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली। जर्मनी के लोगों में यह भावना प्रबल हो गई कि वे एक शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र बने। और ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया का जनक माना जाता है। फिर 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। और 1871 में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, संपूर्ण रूप से पूरी हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाहों का बादशाह, बुखार से पीड़ित है लेकिन तब भी जोश कम नहीं होने देंगे। हाउ द जोश, चलो जोश कम नहीं होता, थोड़ा शायरी हो जाए, तब तक शायरी के लिए इंतजार करते हैं आप लोग।
मैं अगर कहूं, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, मैं आ रहा हूं। बढ़िया सी प्यारी सी एकदम प्यारी शायरी सुनाता हूं। किसके लिए सुनाता हूं? ये जो हमारे आगे एडिटर भैया लोग हैं, वो अपने उनके लिए सुना रहे हैं। और आप भी किसी को सुना सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, किसी को भी सुनाइए। सुनाते हैं। वो दिन वो रात, वो दिन वो रात, वो बात वो मुलाकात, कि वो दिन वो रात, वो बात वो मुलाकात, वो कहना वो हंसना, वो चांद वो तारे, वो सोना वो चांदी, वो हीरा वो मोती, वो सुकून वो पल, वो हवा वो कल, वो नजारे वो बहारें, वो शाम वो सवेरा, वो अपना वो बसेरा, वो सपना वो सच, वो ख्वाब वो हकीकत, वो मैं वो तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम। कितनी प्यारी सी पंक्तियां थी, कितनी प्यारी सी पंक्तियां थी। हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम। मैं आपको कह रहा हूं, आप हमको सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, गरीब फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, शायद ऐसे कुछ था कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, बेटी हूं गरीब की सपोर्ट कर दीजिए। ऐसे ही कुछ था। तो मैं भी कहता हूं कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं सपोर्ट कर दीजिएगा, वो अलग की बात, लेकिन शायरी सुना देता हूं, याद आ गई कि फूल है गुलाब का नशा है शराब का, कि फूल है गुलाब का नशा है शराब का, आंखें तो दिख रही हैं फिर क्या फायदा नकाब का। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा रोमांटिक मत होइए, पढ़ने में ध्यान दीजिए बाबू, पढ़ने में ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वियना की संधि के बारे में वर्णन कीजिए। वियना की संधि के बारे में बताना है। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने नहीं समझ आया, मैं समझाता हूं। देखो, ये थे हमारे नेपोलियन जी, नेपोलियन बोनापार्ट। ये थे फ्रांस के राजा, 1799 में गद्दी पर बैठते हैं। इनके खिलाफ युद्ध होता है, और वो होता है वो प्रैब देशों के बीच। ध्यान देना, प्रैब, ये मैंने ट्रिक बनाई है। पी से प्रसा, आर से रसिया, रसिया, और ए से ऑस्ट्रिया, और बी से ब्रिटेन। तो प्रसा, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों देशों का युद्ध किससे होता है? नेपोलियन से। जो चारों देश थे प्रैब, इनका युद्ध किससे होता है? नेपोलियन से होता है। और नेपोलियन को इसमें क्या होती है? हार। और हारने के बाद संधि होती है, उसी संधि का नाम क्या था? वियना की संधि। इसी यही लिखा देखो 1815 ईस्वी में। और नेपोलियन कब पराजित होता है? ध्यान देना, नेपोलियन की हार 1815 में होती है। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, और प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। जब हार गए तो ये लोग वियना में मिले। वियना कहां पर मिले? वियना में मिलते हैं। वियना किसी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो यहां पर सब मिलते हैं, जितने भी देश थे। इस सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था? जो मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर, चांसलर जैसे अपने यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे वहां पर चांसलर होता है। जैसे प्रधानमंत्री अपने यहाँ, वैसे वहां पर चांसलर। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। यानी वियना संधि का नेतृत्व किसने किया था? मेजबानी किसने की थी? तो ड्यूक मैटरनिक ने, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने, कहां पर की थी? वियना में की थी। इसमें प्रतिनिधि ने 1815 ईस्वी को वियना संधि तैयार की। यानी जो इसमें जितने भी लोग आए थे, उन्होंने 1815 ईस्वी को वियना संधि तैयार की, समझौता तैयार किया, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था। किन सारे बदलावों को? जिसको नेपोलियन ने लागू किया था। भाई नेपोलियन ने कुछ नियम लाया था, नेपोलियन संहिता लाई थी, नेपोलियन कोड लाया था। तो उसको हटाने के लिए फिर एक संधि पारित हुई 1815 में, वियना की संधि। होता क्या है? नेपोलियन को हरा देते हैं प्रैब देश। प्रैब कौन कौन से? प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। नेपोलियन हार जाते हैं 1815 में। एक संधि होती है, कहां पर होती है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। उसका मेजबानी कौन करता है? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक। वहीं पर एक समझौता तैयार होता है। क्या होता है? ध्यान से देखना, कि जिसका उद्देश्य था उन सारे बदलावों को खत्म करना था। किन बदलावों को खत्म करना था? जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, जो नेपोलियन ने लाया था, जो नेपोलियन ने युद्ध के दौरान बदलाव किए थे, उसको खत्म करना था वियना संधि का उद्देश्य। ये उद्देश्य था, ध्यान देना। वियना संधि का मेन उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के द्वारा लाए गए नियमों को खत्म करना, उसका उस पर बदलाव करना, उस पर उसको इंप्लीमेंट नहीं करना, उसका परिवर्तन करना। इस संधि की मुख्य व्यवस्था निम्नलिखित थी, पॉइंट में हमने दिया है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए
जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांसीसी क्रांति थी, बूर्बो वंश को हटा दिया गया था, उसको फिर से लाया गया वियना संधि के दौरान। पहला काम यह हुआ। और फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा था, यानी फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर फ्रांस का कब्जा था, उसको छीन लिया गया फ्रांस से। उसने नेपोलियन के अधीन किया था। देखो नेपोलियन कहां का था? फ्रांस का था। अब नेपोलियन हारेगा तो मतलब फ्रांस हार गया। जब फ्रांस हारा तो फ्रांस में पहले बूर्बो वंश का शासन था, तो उसको हराकर नेपोलियन आया। अब नेपोलियन हार गया तो नेपोलियन के स्थान पर कौन आ गया? बूर्बो वंश आ गया हमारा। जब हार गया तो बूर्बो वंश आ गया, नेपोलियन की जो जमीन थी यानी फ्रांस की जो जमीन थी उस पर कब्जा कर ही लिया जाएगा, तो कब्जा कर लिया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। जो फ्रांस की जो मतलब फ्रांस है इसकी सीमाओं पर कई नए राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ये भी हुआ। बूर्बो वंश की बहाली की गई। ठीक, फ्रांस की जमीनें थी उस पर किसी दूसरे का कब्जा हो गया। पहला बूर्बो वंश की बहाली, दूसरा फ्रांस की जमीनों पर कब्जा, तीसरा था उसकी सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में इसका विस्तार ना हो सके। और चौथा था फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। ये फ्रांस मान लो है, इसके उत्तर में नीदरलैंड, क्या समझा रहे तो बढ़िया समझा देते हैं। ये मान लीजिए हमारा फ्रांस है, क्या है? फ्रांस। इसके ये उत्तर, ऊपर मैप में उत्तर दिशा होती है, यहां पर नीदरलैंड क्या किया गया? स्थापित किया। और इसी नीदरलैंड में बेल्जियम भी शामिल था, तो बेल्जियम को भी, बेल्जियम, नीदरलैंड प्लस बेल्जियम को स्थापित किया गया। इसके कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया गया और इसके आसपास कई राज्य क्या किए गए? स्थापित किए गए ताकि इसका विस्तार ना हो सके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ देखते हैं। और दक्षिण में पीटमांड, जो दक्षिण है, उत्तर दक्षिण, यहां पर जेनेवा, पीटमांड में जेनेवा को जोड़ा गया। इसको खुल जा सिम जेनेवा को जोड़ा गया। ये याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। प्रसा को जो था वो क्या हुआ? इसके बाद देखो, पहला चीज तो ये हुआ कि फ्रांस की जो सीमाएं थी उस पर कब्जा कर लिया गया। दूसरा, वहां पर बूर्बो वंश का शासन आ गया। तीसरा क्या हुआ कि उसकी सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में इसका विस्तार न हो पाए। और उसके उत्तर में नीदरलैंड प्लस बेल्जियम को स्थापित कर दिया गया। दक्षिण में पीटमांड, ये सारा ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुई है हर जगह, पीटमांड ये लिखा है। पीटमांड में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण। देखो ऑस्ट्रिया को क्या मिला? इसको मिला उत्तरी इटली का नियंत्रण, उत्तरी इटली का नियंत्रण। और प्रसा को, जो प्रसा था, इसकी पश्चिमी सीमाओं पर, कहां पर? पश्चिमी सीमाओं पर नए इलाके, ये हमारा मान लो पश्चिमी सीमा है, इस पर इसको नए इलाके मिल गए। और नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। एक काम किया गया, नेपोलियन ने 39 राज्यों का महासंघ बनाया था जर्मनी में, उसको क्या कर दिया गया? बरकरार रखा गया था। ये सारी क्या थे? वियना संधि के दौरान समझौते थे। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का नाम नहीं, इस क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन ही है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। मैं पूरी तरीके से थक चुका हूं क्योंकि बुखार जो है मेरा पीक पर आ चुका है, तभी मैं लगा हूं पूरा वीडियो खत्म करके ही जाऊंगा कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार क्या थे। अब मैं नेपोलियन की बात करूं तो नेपोलियन जो था ये फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। पहले फ्रांस पर लुई का शासन था। फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। बूर्बन्स को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, लुई 16वां को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, उनकी वाइफ यानी उनकी रानी को मैरी एंटोनियट को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, और आते हैं राजा हमारे, उसके बीच में कोई और आता है, लेकिन फिर उसके बाद आता है नेपोलियन बोनापार्ट। कौन आता है? नेपोलियन बोनापार्ट। और ये 1799 पर गद्दी पर बैठते हैं। कब? 1799 में फ्रांस की गद्दी पर। कहां पर? फ्रांस की गद्दी पर बैठते हैं। तो देखो लिखा है 1799 में फ्रांस पर शासन का शुरुआत हुआ। किसका? जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इन्होंने 1799 में फ्रांस के शासन का शुरुआत की, यानी गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर 1804 ईस्वी में यानी 5 साल बाद सिविल कोड, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन के द्वारा वहां के लोगों के लिए बनाए गए। सिंपल सी बात। तो नेपोलियन के द्वारा वहां के लिए जो बनाए गए कानून थे, जो नेपोलियन आया भाई 1799 में गद्दी पर बैठता है, 1804 में उसने कुछ नियम बनाए। जो नेपोलियन ने वहां के लोगों के लिए कुछ नियम कानून बनाए उसे ही क्या बोलते हैं? सिविल कोड बोलते हैं, नेपोलियन संहिता बोलते हैं, नागरिक संहिता बोलते हैं। देखो लिखा है कानून को नेपोलियन कोड, यानी जो नेपोलियन के द्वारा वहां के लोगों के लिए बनाए गए कानून थे,
नेपोलियन के द्वारा वहां के लोगों के लिए बनाए गए जो कानून थे उसको नेपोलियन कोड या सिविल कोड या संहिता या नागरिक संहिता कहते हैं। तो देखते हैं नेपोलियन कोड में था क्या। ये तो हमने नेपोलियन कोड की परिभाषा बताई। तो नेपोलियन कोड में क्या दिया गया कि कानून के समक्ष समानता होगी, कानून सभी के लिए क्या है, बराबर। नेपोलियन ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। तो पहला क्या था, कानून के समक्ष समानता। दूसरा था अर्थात, पहले देख लेते हैं, कानून समक्ष समानता अर्थात नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप नेपोलियन कोड में, नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार क्या था, पहला पॉइंट कानून के समक्ष समानता होगी। दूसरा नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। थोड़ा आवाज गड़बड़ हो रही होगी लेकिन आप मैनेज करिए। अर्थात नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। तीसरा जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, वहां पर उच्च वर्गों को कुछ जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे उसको समाप्त कर दिया गया। पहले हमने क्या बताया, कानून के समक्ष समानता, दूसरा नागरिकों को समान अधिकार यानी समानता का अधिकार, तीसरा जन्म के आधार पर विशेष अधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चौथा संपत्ति के अधिकार को पुख्ता कर दिया गया और यातायात या संचार साधनों को बढ़ावा दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था उसको फिक्स कर दिया गया। पुख्ता मतलब क्या होता है, फिक्स की लोगों की ही जमीन, जनता की ही जमीन होगी, जनता को जमीन दे दिया गया। और यातायात या संचार साधनों को बढ़ावा दिया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, वहां पर जो सामंती व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दास्ता और जागीर को खत्म कर दिया गया, यह भी एक व्यवस्था थी, दास्ता और जागीर को खत्म कर दिया गया। भार तथा मापन पद्धति लाई गई, यहां पर मापन होना चाहिए, भार तथा मापन पद्धति लाई। ठीक, फिर अगला एक राष्ट्रीय मुद्रा को बढ़ावा दिया गया। ये सब सारे पॉइंट आपको बनाने हैं। एक राष्ट्रीय मतलब कई मुद्राएं थी वहां पर, तो एक को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया, गलत काम हुआ। टैक्स को बढ़ा दिया गया और ये कानून डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड में भी लागू हुआ, डच में भी और स्विट्जरलैंड में भी लागू हुआ। फिर से देखते हैं हम। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक, और 1844 ईस्वी में उसने एक नेपोलियन संहिता लाई, सिविल कोड लाया, नागरिक संहिता लाई। इसकी परिभाषा क्या होगी कि नेपोलियन के द्वारा वहां के लोगों के लिए बनाए गए कानून क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड कहते हैं, सिविल कोड कहते हैं, या संहिता या नागरिक संहिता कहते हैं। इसमें था क्या, तो कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, नागरिकों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक, और जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिया गया था वहां के लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को, उसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को फिक्स कर दिया गया, पुख्ता मतलब क्या होता है, फिक्स कर दिया गया। यातायात या संचार साधनों को बढ़ावा दिया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दास्ता और जागीर को खत्म कर दिया गया। भार और मापन पद्धति लाई गई। एक राष्ट्रीय मुद्रा को बढ़ावा दिया गया, मतलब हजारों को छोड़कर एक बढ़ावा दिया गया। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिला, ये गलत काम हुआ। टैक्स को बढ़ा दिया गया, यह भी गलत काम हुआ। और ये सारे कानून डच गणतंत्र और स्विट्जरलैंड में भी लागू हुए। तो बस इसी के साथ थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। एकदम हम आज थक चुके हैं, ज्यादा एनर्जी थी लेकिन तभी हमने प्रयास किया है। बस अंत में आपके मनोरंजन के साथ हम आपसे विदा लेंगे। मैं ये बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन थे इससे बाहर चैप्टर से नहीं जाएगा, किसी भी बोर्ड में हो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, मेरा पूरा दावा है। इसको जितना ज्यादा होगा इसको क्या करेंगे आप, शेयर करेंगे। अंत में आपके लिए बढ़िया प्यारा सी लाइन जो है उसको सुना करके हम करेंगे। पहले थोड़ा सा काम कर ले। तो बस इसी के साथ विदा लेंगे हम। बढ़िया सी प्यारी सी लाइन है कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ऐ आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, जब इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, जब इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो बस इसी के साथ आज की कक्षा को एंड करते हैं। प्रेरित हैं दर्द से, लेकिन आप लोग आशा हम करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे। जो भी गलतियां हो उसे थोड़ा सा माफ करें, क्योंकि आज हेल्थ नहीं सही थी, इस वजह से थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ा जल्दी जल्दी किया होगा आपने। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो गड़बड़ी उसके लिए सॉरी, और इतना देखने के लिए धन्यवाद। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, खेलते रहें, खिलाते रहें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।